तिवारी को लगा है बड़ा झटका। डीएनए रिपोर्ट को सार्वजनिक न किए जाने के संबंध में याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। पितृत्व केस की सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को आज दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने तिवारी की याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि पितृत्व मामले में एनडी तिवारी ने कोर्ट में ये याचिका दाखिल की थी कि उनकी डीएनए रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए। तिवारी ने ये मांग की थी कि जब तक अदालत की प्रक्रिया चल रही है तब तक रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए, लेकिन कोर्ट ने तिवारी की इस याचिका को आज खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद तिवारी की डीएनए रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। इससे एनडी तिवारी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए जसवंत सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान एनडीए के सभी बड़े नेता वहां मौजूद थे। जसवंत सिंह आज एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भर दिया है। जसवंत सिंह ने आज दोपहर अपना नामांकन दाखिल किया। जसवंत के नामांकन के दौरान भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और जनता दल के अध्यक्ष शरद यादव भी मौजूद थे। एनडीए ने 16 जुलाई को 74 वर्षीय जसवंत सिंह को यूपी उम्मीदवार हामिद अंसारी के खिलाफ अपना प्रत्याशी घोषित किया था। जसवंत दोपहर करीब 12:30 बजे लोकसभा के महासचिव टीके विश्वनाथ के सामने अपना नामांकन पेपर भरा। उपराष्ट्रपति पद के लिए 7 अगस्त को मतदान होना है। एनडीए के जसवंत सिंह और यूपीए के हामिद अंसारी के बीच सीधा मुकाबला। मऊ में एक युवक ने आत्मदाह की कोशिश की। ये युवक सूदखोरों के आतंक से परेशान था। मऊ में एक युवक ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सरेआम युवक को जलता देख पूरे गांव में हड़कंप मच गया। दरअसल प्रदीप नाम के एक युवक ने सूद पर 16,000 रुपए ले रखे थे। जब वो इन पैसों को समय पर वापस नहीं कर पाया तो जिससे उसने पैसे लिए थे वो अपने आधा दर्जन साथियों के साथ उसके घर आ धमका और उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उससे पैसे मांगने लगा। पैसा न मिलने पर सबने मिलकर प्रदीप के साथ मारपीट भी की, साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दे डाली। डर के मारे प्रदीप ने घर पहुंचकर खुद को आग के हवाले कर दिया। 70% लगभग 70% बनना है जो कि सीरियस हो। ठीक, उसको रेफर किया जा रहा है। रेफर अभी दवाई इसका चले। कहाँ का रहने वाला है? सूदखोरों के आतंक से प्रदीप अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। सीवर का ढक्कन खुला होने की वजह से फिर गई एक मासूम की जान। मामला फिरोजाबाद का है। फिरोजाबाद में लापरवाही के चलते एक मासूम बच्चे की जान चली गई। दरअसल यहाँ एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था, जहां सीवर के टैंक का ढक्कन खुला हुआ था। इसी टैंक में मजदूर का एक बच्चा गिर गया। आनन फानन में बच्चे को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। इसमें बिल्डिंग बनवा रहे बिल्डर की लापरवाही सामने आ रही है, जिसने सीवर को ढकने की जहमत नहीं उठाई। फिलहाल पुलिस भी इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से बच रही है। झांसी पुलिस हो चुकी है बेशर्म। यहाँ थानेदार ने नाबालिग लड़कियों को सार्वजनिक कर दिया और उनके साथ अभद्रता का व्यवहार भी किया। झांसी में पुलिस की बदसलूकी का एक नजारा देखने को मिला। दरअसल पुलिस ने पकड़ी गई 2 नाबालिग लड़कियों के साथ अभद्रता की। पुलिस ने अपनी दबंगई दिखाते हुए न सिर्फ इन नाबालिग लड़कियों के दुपट्टे छीन लिए, बल्कि इनका चेहरा दिखाने के लिए इनके साथ जोर जबरदस्ती भी की। इतना ही नहीं, पुलिस ने इन दोनों लड़कियों की पहचान को सार्वजनिक भी कर दिया। इस काम में पुलिस का साथ उन औरतों ने भी दिया जिन्होंने इन लड़कियों पर चोरी का इल्जाम लगाया था। दो लड़कियां पकड़ी गई हैं। इन लड़कियों ने हमारे पत्थर में से पैसे निकाल लिए, पर्स चोरी कर लिए। उन्होंने चोरी दे दी है, उनको मुकदमा लिखा गया है और लड़कियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लड़की का नाम है डॉक्टर, इसकी लगभग 15 साल की उम्र है। इसके डॉक्टर, इसकी 14 साल उम्र है। दोनों सगी बहनें हैं, दरिया सागर की रहने वाली है। झांसी में पुलिस ने सारे नियमों को ताक पर रख दिया, जो वाकई शर्मनाक है, लेकिन अभी तक इन पुलिस वालों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हरिद्वार में डबल मर्डर से मची सनसनी। पति पत्नी का शव एक जंगल से बरामद किया गया।
हरिद्वार में एक परिवार के 2 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। ये घटना बहारपिली गांव की है, जहां लकड़ी लेने गए पति पत्नी का शव आज जंगल से बरामद किया गया। शव के पास से खून से लथपथ एक कुल्हाड़ी और एक डंडा बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब पुलिस इस मामले में हत्या की वजह की जाँच में जुट गई है। हरिद्वार में डबल मर्डर से सनसनी तो है, लेकिन इस दोहरे हत्याकांड ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हल्द्वानी में कलयुगी बेटे ने अपनी मां पर बोल दिया हमला। मामला संपत्ति विवाद का है। हल्द्वानी में संपत्ति विवाद के लिए बेटे ने अपनी मां को घायल कर दिया। इतना ही नहीं, इस हैवान बेटे ने मां को बचाने आए छोटे भाई को भी नहीं छोड़ा और उसे भी घायल कर दिया। चीख पुकार सुनकर जब आसपास के लोग आए तब जाकर कहीं इस पर काबू पाया गया। भीड़ को देखते ही वो वहां से फरार हो गया। दरअसल गांधीनगर में रहने वाली चंद्रा देवी अपने 2 बेटों के साथ रहती है, लेकिन उसके बड़े बेटे की नजर अपनी मां और छोटे भाई की संपत्ति पर थी। जब उसकी मां ने उसे छोटे भाई और अपनी संपत्ति से हिस्सा देने से मना कर दिया तो युवक पर खून सवार हो गया और वो अपनी मां और भाई को मारने लगा। इसके बड़े भैया के ससुराली मतलब चचेरी ससुर और साला है बड़ा वाला, इन लोगों ने मुझे घर बुलाया। बाकी उसके बाद में इन्होंने लठियाबाजी मेरे साथ में कर दी। मुझे नहीं पता था कि ये लोग मतलब लड़ने के मूड में है या नहीं। फिलहाल आरोपी बेटा फरार है और उसकी मां और छोटे भाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। कानपुर में लगातार क्राइम के बढ़ रहे मामले को लेकर व्यापारियों ने आज कलेक्टरगंज थाने का घेराव किया। बीते दिनों एक कपड़ा व्यापारी के साथ 18 लाख की लूट हो गई थी। कानपुर के गोवर्धन साड़ी के कर्मचारी के साथ 18 लाख की लूट और हत्या में पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया है। इस बात से नाराज व्यापारियों ने कलेक्टरगंज थाने का घेराव किया। हजारों व्यापारियों ने इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा के विधायक और कई नेताओं ने भी सहयोग दिया। आपको बता दें कि 16 जुलाई की दोपहर कानपुर के थोक बाजार में सरेराह कर्मचारी की गोली मारकर 18 लाख रुपए लूट लिए गए थे। 5 दिन हो गए हैं, परंतु आज भी कानपुर के पुलिस प्रशासन ने उन अपराधियों को पकड़ने में कोई सफलता नहीं दिखाई। इस कानपुर महानगर का इतिहास है कि जब भी पुलिस प्रशासन ने किसी केस को खोलने का प्रयास किया है तो उस केस को खोलने में सफलता प्राप्त की है। आज इतने दिन के बाद भी ऐसा प्रतीत होता है कि कानपुर का पुलिस प्रशासन इस केस को खोलना नहीं चाहता है। इस घटना से व्यापारी काफी नाराज थे और अपनी नाराजगी दिखाने के लिए उन्होंने काली पट्टी बांधकर थाने का घेराव किया और अपना विरोध प्रदर्शन किया। झांसी में एक प्रेमी ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी प्रेमिका के साथ गैंग रेप कर दिया। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना प्रेमनगर की राजगढ़ की है, जहां एक प्रेमी ने एक षड्यंत्र के तहत अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी प्रेमिका का गैंग रेप किया। लड़का लड़की को अपने साथ एक कमरे में ले गया। तभी लड़के के कुछ दोस्त एसओजी के सिपाही बनकर वहां पहुंच गए और उन्हें गिरफ्तार करने की बात करने लगे। इसके बाद उन्होंने चुप रहने के लिए 50,000 रुपयों की मांग भी की। पैसे न मिलने पर उन सभी ने लड़की के साथ दुष्कर्म करने की बात कही, जो लड़की के प्रेमी ने मान ली। इस घटना के बाद लड़के ने लड़की को उसके घर छोड़ दिया, लेकिन लड़की इस घटना को अपनी मां से छुपा न सकी और लड़की की मां ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। पुलिस ने लड़की के प्रेमी से पूछताछ की और प्रेमी ने सब कुछ उगल दिया। बेशक प्रेमी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन इस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के भरोसे का कत्ल जरूर कर दिया। श्रीनगर गढ़वाल में हाईवे के चौड़ीकरण की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का बीआरओ पर आरोप है कि वो सड़कों पर मलबा फैला रहे हैं। उत्तराखंड के श्रीनगर में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रहे सड़क चौड़ीकरण को लेकर लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। NH 58 पर इन दिनों मलेथा कीर्तिनगर के बीच सड़क को चौड़ा करने का काम चल रहा है। लोगों ने बीआरओ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि बीआरओ के कर्मचारी सड़क का मलबा अपनी मर्जी से कहीं भी फेंक देते हैं। वहीं 4 धाम रूट पर होटल व्यवसायियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि बीआरओ के कर्मचारी होटल के आगे ही मलबा फेंक देते हैं। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है। विगत 2 सालों से यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है और कई बार यहाँ पे आला अधिकारी आते हैं। हम उनसे कहते हैं कि सर ये कंस्ट्रक्शन किस तरह का हो रहा है, हमारी कुछ समझ में नहीं आता। कभी यहाँ पे गड्ढे खोद देते हैं, कभी बंद कर देते हैं, कभी अभी कुछ समय पहले इन्होंने यहाँ पे सड़क यहाँ पे खोदी और उसका पूरा मलबा चारों तरफ बिखेर दिया।
इधर लोगों को हो रही परेशानी से प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है। वहीं बीआरओ ने भी अपनी चुप्पी साध ली है। वाराणसी में आज अधिकारियों पर चला आजम खान का डंडा। उन्होंने कई अधिकारियों को सस्पेंड कर डाला। हज हाउस की जगह की खोज में वाराणसी आए नगर विकास मंत्री आजम खान जब सड़कों पर गुजरे तो दुर्दशा नहीं सह पाए। सड़क पर ही अपनी गाड़ी रोककर मंत्री जी ने बाकायदा सड़कों का निरीक्षण किया। सड़कों का हाल देखकर आजम खान आग बबूला हो गए और आनन फानन में ही जिम्मेदार अधिकारियों के निलंबन के आदेश दे दिए। सारे अधिकारी अभी सस्पेंड कर रहे हैं, जितने आए थे सब सस्पेंड। यही नहीं, लालपुर की इससे बड़ी हालत है। अभी निलंबित। जितने अधिकारी हमसे मिलने आए थे वो सब निलंबित। वाराणसी में तो जिम्मेदार अधिकारियों के निलंबन के आदेश आजम खान ने दे दिए, लेकिन पूरे प्रदेश में सड़कों की हालत कमोबेश यही है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर शुरू हो चुका है आरोप प्रत्यारोप का दौर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार पर बहुजन समाज पार्टी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर सपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि समाजवादी सरकार अपने किसी भी फैसले पर कायम नहीं रहती है। बसपा ने सपा पर घोषणा पत्र में किए गए वादों से भी मुकरने का आरोप लगाया है। सपा और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए बहुजन समाज पार्टी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार धन का दुरुपयोग कर रही है और बहुजन समाज पार्टी इस मामले में जमकर विरोध भी करेगी। दरअसल सत्ता से बाहर बहुजन समाज पार्टी को सुर्खियों में रहने के लिए एक मुद्दा चाहिए और यही वजह है कि उसने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के समर्थन में आ गए हैं उत्तराखंड के सीएम विजय बहुगुणा। देहरादून में विजय बहुगुणा ने कहा कि राहुल को ही अगले चुनाव में बागडोर सौंपी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के मुताबिक देश का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनना चाहिए। देश के अगले प्रधानमंत्री के दावेदार के नाम के मुद्दे पर सीएम बहुगुणा ने कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के नाम का समर्थन किया। बहुगुणा ने कहा कि राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए और अगला चुनाव कांग्रेस को राहुल गांधी के ही नेतृत्व में लड़ना चाहिए। बड़ी खुशी की बात है कि राहुल गांधी जी जो है वो अब अहम भूमिका निभाएंगे और विलंब से आ रहे हैं, लेकिन हम सब स्वागत करते हैं उनका और मुझे आशा है कि उनके नेतृत्व में पार्टी को भी और देश को नई दिशा मिलेगी और एक युवा सोच आएगी जिसके वजह से हम आगे बढ़ेंगे। और हम बहुत धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी का और सोनिया जी का कि और राहुल जी का कि अब उन्होंने आगे आकर के जिम्मेदारी उठाने की सहमति कर दी है। राहुल को प्रधानमंत्री बनाए जाने को लेकर देश में बहस छिड़ी हुई है और अब बहुगुणा के बयान ने इस बहस को और हवा दे दी है। मेरठ में एक मनचले को लड़की के साथ छेड़खानी करना बेहद महंगा पड़ा। लोगों ने न केवल इस मनचले को पकड़ा बल्कि भीड़ ने मिलकर इस सड़क छाप मजनू की जमकर पिटाई भी कर डाली। मेरठ में मनचले की पिटाई। थाना कोतवाली क्षेत्र में एक मनचले को एक युवती से छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया। लड़की से छेड़छाड़ कर रहे युवक को पब्लिक ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। दरअसल पीड़ित युवती स्कूटी से जा रही थी, तभी बाइक सवार युवक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने लगा। तभी वहां मौजूद लोगों ने उस युवक को पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक आरोपी युवक नशे की हालत में था। नशे में होने की वजह से मनचले को पता ही नहीं चल पाया कि कब भीड़ उस पर हावी हो गई। लेकिन भीड़ की इस एकता से न सिर्फ लड़की की इज्जत बचाई जा सकी बल्कि एक मजनू की अकल भी ठिकाने लग गई। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को चुनाव आयोग ने दिया है जोर का झटका। मुलायम सिंह यादव ने प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति चुनावों के दौरान वोट डाला था, जो चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया है। दरअसल गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान के समय मुलायम सिंह यादव से वोट डालते वक्त गलती हो गई थी, जिसके कारण मुलायम सिंह यादव ने गलती से पीए संगमा को वोट डाल दिया था। इसके बाद उन्होंने बैलेट पेपर फाड़ दिया था और फिर दोबारा वोट डाला था, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर की सिफारिश पर चुनाव आयोग ने वोट रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति चुनावों में प्रणब मुखर्जी के समर्थन का ऐलान किया था। इस पूरे मामले ने
राजनीति के महारथी समझे जाने वाले मुलायम सिंह यादव की किरकिरी करा दी है और अब मुलायम सिंह यादव के पास अपनी इस गलती पर सफाई देने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। आचार्य बालकृष्ण को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। बालकृष्ण पर दोहरी नागरिकता और फर्जी पासपोर्ट रखने का आरोप है।